गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे नए चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर्स होते हैं, फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसको कंपनी इशू करती है, उसका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। कंपनी एवरी ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करती है और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देती है। रिडीम करने का मतलब है रीपेमेंट कर देती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी इशू करती है, एवरी ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करती है मगर उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, मतलब कंपनी को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं करना होता। एज पर कंपनी लॉ प्रोविजन एक कंपनी केवल और केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ही इश्यू कर सकती है। मतलब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करती है उसका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। जैसे मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट कर देती है। ये रीपेमेंट की क्या क्या एंट्रीज होती है, क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, हमें इस चैप्टर में दे रखे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है। प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करना होता है तो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो पहले उनको फुली पेड अप करना होगा और उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा सकता है। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो हमें पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना होगा, फाइनल कॉल को रिसीव करना होगा, शेयर्स फुली पेड अप होंगे और उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है आप लोग नोट कीजिए। अकाउंटिंग ऑफ redemption of preference share। If shares are partly paid up, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है, फर्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने फाइनल कॉल ड्यू की, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद हम
फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। फाइनल कॉल को ड्यू, फाइनल कॉल को रिसीव, और हमारे प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे फुली पेड अप। अब उसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। अब हम रिडम्पशन की एंट्रीज करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर को दो तरह से रिडीम कर सकती है। फर्स्ट, पार पे रिडीम हो सकते हैं। सेकंड, प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करती है तो इश्यू करते समय ये फिक्स हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम किया जाएगा तो पार पे रिडीम किया जाएगा या प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। अगर प्रीमियम पे रिडीम होता है तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों का पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम उनका पेमेंट ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंट्री, रिडम्पशन अमाउंट ड्यू। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रिडम्पशन अमाउंट को ड्यू करना होगा। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मान लो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज है, हम 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो कितना अमाउंट ड्यू होता है, 1,10,000। तो कैपिटल में लिखेंगे 1 लाख, प्रीमियम में लिखेंगे 10,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में लिखेंगे 1,10,000। being redemption amount due, being redemption amount due। अब उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो एंट्री होगी पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक बीइंग redemption amount paid, being redemption amount paid। बहुत सिंपल। फर्स्ट एंट्री हमने ड्यू की, सेकंड एंट्री हमने पेमेंट की। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों एंट्री मिलाकर एक कर सकते हो। ड्यू और पेमेंट दोनों को मिलाकर एक एंट्री कर सकते हैं। अगर एक एंट्री करते तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा और टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एंट्री भी हो सकती है या दो एंट्री भी हो सकती है। सीधा पेमेंट की एंट्री एक भी हो सकती है, नहीं तो पहले ड्यू करो
और फिर उसको पेमेंट करो। जनरली हम 2 एंट्रीज करते हैं, ड्यू करने की एंट्री और उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री। अब इसके बाद तीसरी एंट्री, ये जो हमने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमने जो प्रीमियम दिया है 1 लाख की कैपिटल, 10,000 प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो हमने जो 10,000 प्रीमियम दिया है हमें इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होता है। प्रीमियम जो हम पे करते हैं रिडम्पशन पर, हमें उस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होता है। ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ होता है? ये प्रीमियम फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में से राइट ऑफ होता है। कहाँ से राइट ऑफ होता है? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में से। मतलब जनरल रिजर्व में से राइट ऑफ कर सकते हो, P&L अकाउंट में से राइट ऑफ कर सकते हो, या और कोई फ्री रिजर्व है उसमें से राइट ऑफ कर सकते हो। जो फ्री रिजर्व नहीं है वहां से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता, रीवैल्यूएशन रिजर्व में से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता, या ऐसा और कोई रिजर्व जो फ्री नहीं है वहां से ये राइट ऑफ नहीं हो सकता। केवल और केवल फ्री रिजर्व से ही ये राइट ऑफ हो सकता है। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ, एंट्री होगी जनरल रिजर्व, अगर आप इसमें से राइट ऑफ कर रहे हो तो P&L, अगर इसमें से राइट ऑफ कर रहे हो तो, या फिर और कोई फ्री रिजर्व, एनी अदर फ्री रिजर्व। डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, being premium on redemption of preference share write off। ओके, अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट का पेमेंट, और अगर प्रीमियम है, अच्छा ये तीसरी एंट्री कब होगी? जब प्रीमियम होगा। अगर प्रीमियम नहीं है तो फिर तीसरी एंट्री भी नहीं होगी। तो जो प्रीमियम है उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ। और कहाँ से राइट ऑफ हो सकता है? जनरल रिजर्व में से, P&L में से, या और कोई फ्री रिजर्व है तो वहां से ये राइट ऑफ हो सकता है। कैपिटल रिजर्व में से नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, CRR अकाउंट फ्री रिजर्व नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व होते हैं वो फ्री रिजर्व नहीं होते। तो जनरल रिजर्व फ्री होता है, P&L अकाउंट फ्री रिजर्व होता है, और भी कोई रिजर्व जिसके बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फ्री रिजर्व है, आप उसका यूज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने में कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या और एंट्रीज होती है? बिल्कुल और एंट्रीज होती है। अब और एंट्रीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना। कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि आप अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते, आप अपनी शेयर कैपिटल को कम नहीं कर सकते। मान लो एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज है और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीज है, तो टोटल अभी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 15 लाख। अब मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल तो हो ही नहीं सकते। प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज रिडीमेबल होते हैं, तो इसको मतलब रिडीम तो करना ही करना है, कंपल्सरी रिडीम करना है। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आएगा
आप इस प्रेफरेंस शेयर को क्या करोगे, आप इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे। तो रिडीम करोगे तब तो कैपिटल कम होगी, बट कंपनी लॉ का प्रोविजन ये कहता है कि हमें कैपिटल कम नहीं करनी, बट रिडम्पशन कंपल्सरी है और रिडम्पशन करने पर तो कैपिटल कम होनी ही होनी है। तो क्या करें? तो कंपनी लॉ का प्रोविजन ये कहता है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो तो एक काम कर सकते हो, आप या तो नए शेयर इशू कर दो। नए शेयर कौन से? या तो नए इक्विटी शेयर इशू कर दो या नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो तो बदले में नए इक्विटी शेयर इशू कर दो या नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। तो इससे क्या होगा? आपकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। तो जैसे ही हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे 5 लाख से, हमारी कैपिटल 5 लाख से कम हो जाएगी, तो आप वापस नए शेयर इशू कर दो, न्यू शेयर इशू कर दो 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा रुपए के। 5 लाख की कर सकते हो, 6 लाख की कर सकते हो, ज्यादा शेयर कैपिटल बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। और नए शेयर आप इक्विटी नए शेयर इशू कर सकते हो या नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। आपके पास में अच्छा ऑप्शन है कि जैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, क्योंकि उनको तो कंपल्सरी आपको रिडीम करना ही करना, जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया आपको उन प्रेफरेंस शेयर को तो रिडीम करना ही करना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, पुराने प्रेफरेंस शेयर जो आपके पास है उनको रिडीम कर लो और नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो या नए इक्विटी शेयर इशू कर दो। नए इक्विटी या नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो 5 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट के, तो इससे आपकी कैपिटल कम नहीं होगी। बट मान लो कंपनी कहती है कि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है पैसे की, नए शेयर इशू करें, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्यों नए शेयर इशू करें, क्यों नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें? तो कंपनी लॉ का प्रोविजन कहता है कि फिर आपके पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि आप जितनी कैपिटल कम कर रहे हो, जितने से आपकी कैपिटल कम हो रही है, उतने से एक अकाउंट क्रिएट करो और उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने से आपकी कैपिटल कम हो रही है उतने अमाउंट से आप एक अकाउंट क्रिएट करो, मतलब उस अकाउंट में ट्रांसफर करो और अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल, इस अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। कहां से ट्रांसफर करो? रिजर्व एंड सरप्लस में से। आप रिजर्व एंड सरप्लस में से 5 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप नए शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप रिजर्व एंड सरप्लस में से 5 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हमने चैप्टर पढ़ा है इश्यू ऑफ बोनस शेयर, और हमने उसमें देखा कि जब हम बोनस शेयर को इश्यू करते हैं तो बोनस शेयर कहां से इश्यू करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को। मतलब ये जो अकाउंट है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कहां काम आता है? बोनस शेयर इशू करने में। और बोनस शेयर देने से क्या होता है? बोनस शेयर देने से हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप इस अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे, तो इस रिजर्व का यूज आप किस में करोगे? बोनस शेयर देने में करोगे। तो जब आप बोनस शेयर दोगे, जब कभी दोगे, 2 साल, 5 साल, 3 साल, जब भी बाद आप बोनस शेयर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी आप शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, एक अकाउंट बनाओ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और उस अकाउंट में आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। इस अकाउंट का यूज आप कभी ना कभी बोनस शेयर को इशू करने में करोगे। तो जब आप बोनस शेयर इशू करने में इस अकाउंट का यूज करोगे तो उस समय आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 तरीके हमारे पास। जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है, बट हमें कैपिटल कम नहीं करनी, तो क्या करें?
दो ऑप्शन कंपनी लॉ ने दे रखे। फर्स्ट, या तो नए शेयर इशू कर दो, नए शेयर इक्विटी शेयर हो सकते हैं, नए शेयर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। आप नए इक्विटी शेयर इशू कर दो, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। या फिर सेकंड, आप जितने से आप कैपिटल कम कर रहे हो उतने से आप एक अमाउंट में ट्रांसफर करो, उतना अमाउंट एक अकाउंट में ट्रांसफर करो, और वो अकाउंट होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और इस अकाउंट में ट्रांसफर कहां से करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में से। कौन से रिजर्व एंड सरप्लस? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। आपके पास जो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व, P&L या फिर और कोई फ्री रिजर्व, आप उसमें से CRR अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। या फिर एक और ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा दोनों को यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए से आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो आप एक काम करो, कुछ नए शेयर इशू कर दो और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में से CRR में ट्रांसफर कर दो। जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर दिए और 3 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में से हमने CRR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ऐसा भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट, या तो पूरे नए शेयर इशू करो, सेकंड पूरा CRR अकाउंट में ट्रांसफर करो, या फिर कुछ नए शेयर इशू करो और रिमेनिंग अमाउंट CRR में ट्रांसफर करो। तो हमें यहां पर 2 एंट्री करनी पड़ सकती है। नए शेयर अगर इशू करोगे तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, CRR में ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और दोनों यूज कर रहे हो तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी, नए शेयर इशू की और CRR में ट्रांसफर की। तो अगर नए शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या? नए शेयर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, नए शेयर इक्विटी शेयर हो सकते हैं। फोर्थ, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, नए शेयर को इश्यू करने की एंट्री। अच्छा, जो नए शेयर इश्यू करते हैं वो भी तो प्रीमियम पे हो सकता है, पार पे हो सकता है। तो नए शेयर इश्यू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर नए शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम being new share issued। अच्छा, जैसे हमने 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और बदले में हमने 3 लाख रुपए के नए शेयर इशू किए, और जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पर है, तो कितना प्रीमियम हुआ? 30,000। इस प्रीमियम का यहां पर CRR के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कोई यूज नहीं है। मतलब क्या? 5 लाख रुपए के आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो और आपने नए शेयर जो इश्यू किए उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 330 नहीं, मतलब प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं माना जाता, केवल और केवल कैपिटल का अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट कितना है? 3 लाख। इस प्रीमियम की प्रीमियम का यहां पर कोई यूज नहीं है। मतलब 5 लाख रुपए में से आपको कितना CRR बनाना और कितने कैपिटल इश्यू करने, उसके लिए प्रीमियम कुछ काम नहीं आता। 5 लाख रुपीज में आपने नए शेयर कितने के इशू किए, उनकी फेस वैल्यू क्या है? 3 लाख। 30,000 प्रीमियम का वहां कोई यूज नहीं है। आपने नए शेयर इशू किए, उस पर प्रीमियम पर आपने इशू किए, मगर इस प्रीमियम का यहाँ कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, मतलब आपको CRR कितना बनाना पड़ेगा? आपको CRR बनाना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। तो जब आप नए शेयर इशू करते हो और आपने उन शेयर को प्रीमियम पर इशू किया, तो उस प्रीमियम का यहां कैलकुलेट करने में, CRR का अमाउंट कैलकुलेट करने में कोई यूज नहीं होता। तो हमें एंट्री क्या करनी होती है नए शेयर इशू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर हमें CRR बनाना। अच्छा, हो सकता है कि
सारा का सारा हमने नए शेयर इशू कर दिए, तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर हमने सारा अमाउंट नए शेयर से इशू किया है तो फिर नेक्स्ट एंट्री जो फिफ्थ हम करने वाले हैं वो नहीं कर दिए। बट अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें फिफ्थ एंट्री करनी होगी सीआरआर में ट्रांसफर करने की। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप इसके लिए जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, आप इसके लिए पी एंड एल अकाउंट का यूज कर सकते हो, आप इसके लिए एनी अदर फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो, एनी अदर फ्री रिजर्व। मतलब सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, जो स्टैच्यूटरी रिजर्व है उनका यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, पी एंड एल का यूज कर सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकते हो, या फिर और कोई फ्री रिजर्व जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है, इट इज फ्री रिजर्व, आप उसका यूज कर सकते हो। डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट being amount transfer to CRR account, amount transfer to CRR account। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो हमें क्या करना होगा? हमें दो एंट्री करनी होगी, कॉल ड्यू करने की एंट्री और कॉल को रिसीव करने की एंट्री। कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अगर शेयर्स फुली पेड अप है तो ये दो एंट्रीज नहीं होगी, राइट। अब इसके बाद हमें रिडम्पशन की एंट्रीज स्टार्ट करनी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें सबसे पहले तो हमें प्रेफरेंस शेयर जो रिडम्पशन का अमाउंट है उसको ड्यू करना होगा। कैसे ड्यू करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर हम उसको पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो होती है जनरल रिजर्व या पी एंड एल या और कोई फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रीमियम नहीं है रिडम्पशन पर तो ये तीसरी एंट्री नहीं होगी। अगर हमने नए शेयर इशू किए, नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो हमें उसकी एंट्री करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट या फिर और कोई फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, राइट। अब यहां पर कुछ एक दो एंट्रीज और भी हो सकती है। क्या क्या एंट्रीज हो सकती है? जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो हमें उनको पेमेंट करना होगा, तो बहुत बार हमारे पास उतना पेमेंट नहीं होता है। अगर हमारे पास पूरा पेमेंट है तब तो हम पेमेंट कर देंगे, मगर बहुत बार हमारे पास उतना कैश नहीं होता कि हम पेमेंट करें कैसे। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हम कहां से उसको अरेंज करेंगे। हम उसके लिए नए शेयर इशू कर सकते हैं, तो वहां से हमारे पास पैसा आ सकता है, या फिर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है हम उसको सेल कर सकते हैं,
वहां से पैसा आ सकता है, या फिर हम कहीं से लोन ले सकते हैं, वहां से पैसा आ सकता है। अगर नए शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वो तो नॉर्मल जो एंट्री हमने यहाँ पर 4th नंबर में लिखी, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर या न्यू प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं या कोई और फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट को या फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए या फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाए, यहां पर आप लिखिए एंट्री नंबर 6, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया या कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल जो एंट्री होती है बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या फिर कोई फिक्स्ड एसेट्स जिसको भी हम सेल कर रहे हैं और टू P&L। अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो उसको सेल करने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी बुक में वैल्यू है अगर हमने उसको उतने पर ही सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हमने बुक वैल्यू से ज़्यादा पर सेल किया तो प्रॉफिट, और अगर हमने बुक वैल्यू से कम पर सेल किया तो लॉस। तो यहां पर हमने P&L को डेबिट में भी लिखा है, P&L को क्रेडिट में भी लिखा है। ये है लॉस के लिए और ये है प्रॉफिट के लिए। इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक में वैल्यू 1 लाख रुपए दे रखी है, हमने उनको 1,20,000 में सेल किया, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख टू P&L 20,000। 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट हमने 90,000 में सेल किए, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, P&L अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख में सेल किए, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ओके, या फिर और कोई फिक्स्ड एसेट्स हम सेल कर रहे हैं तो हमें उसकी एंट्री भी करनी हो सकती है। ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि हम कोई एसेट बेच रहे हैं तो वो लिखा हुआ होगा, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो जो ट्रांजैक्शन दे रखे होंगे हमें केवल उनकी एंट्रीज ही करनी होती है। अच्छा, इसके बाद में हो सकता है पैसे की व्यवस्था करने के लिए हमने लोन लिया। अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन टेकन, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बीइंग लोन टेकन, बीइंग लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया है तो। या फिर यह भी हो सकता है कि हमने डिबेंचर इशू किए, तो हो सकता है हमें डिबेंचर इशू अगर हमने किया तो उसकी एंट्री करनी होगी। डिबेंचर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम पे हो सकते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी हम कैश की व्यवस्था करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, कहीं से लोन लेते हैं या नए शेयर इशू करते हैं, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, नए डिबेंचर इशू करते हैं, तो हमें उसकी भी एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एंट्री नंबर 6 यहाँ लिखा है, एंट्री नंबर 7 यहाँ लिखा है, मगर ये जो एंट्री नंबर 6 और 7 है ना, ये सबसे पहले होगी। पहले क्यों होगी? क्योंकि पहले हम कैश की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। रिडम्पशन करने के लिए तो पैसे चाहिए। ये मैंने एंट्री भले ही आपको 6 नंबर और 7 नंबर पे लिखी है, मगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, पहले उसकी एंट्री कर दो। अगर हाँ, सबसे पहले तो कॉल ड्यू और कॉल रिसीव, वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सीरियल ऑर्डर क्या होगा एंट्रीज का? सबसे पहले जैसे ही अगर आप देखोगे कि कोई पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है, तो पहले तो आप कॉल ड्यू करो,
कॉल को रिसीव करो। ये 2 एंट्री आपको सबसे पहले करनी। अब आप आ जाओ रिडम्पशन की एंट्रीज पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या हम कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, या कोई 2 फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हैं तो 2 फिक्स्ड एसेट्स और 2 P&L। अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आप नए शेयर इशू कर रहे हो तो आपको नए शेयर इशू करने की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज पे। मतलब ये एंट्रीज आपको फर्स्ट नंबर पे, इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड नंबर पे। नए शेयर इशू कर रहे हो तो इसकी एंट्री थर्ड नंबर पे। पहले आपको कैश का अरेंजमेंट करना है तो पहले ये एंट्रीज करनी है। उसके बाद आप फोर्थ नंबर पे ये एंट्री करोगे, रिडम्पशन ड्यू। फिफ्थ नंबर पे एंट्री करोगे रिडम्पशन का पेमेंट। सिक्स नंबर पे एंट्री करोगे रिडम्पशन प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना। और सबसे लास्ट में आप एंट्री करोगे CRR में ट्रांसफर करने की। समझा? मतलब CRR में ट्रांसफर करने की एंट्री सबसे लास्ट में। उससे पहले प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने की, उससे पहले रिडम्पशन ड्यू करने की, उससे पहले इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, नए शेयर इशू किए हैं, लोन लिया है, ये एंट्री सबसे पहले। और उन सबसे भी पहले अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो कॉल ड्यू और कॉल को रिसीव। बहुत बार हमें क्वेश्चन में CRR का अमाउंट ट्रांसफर करना, नए शेयर इशू करना, इसके बारे में कैलकुलेट करना होता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख। हमें प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 5 लाख। और हमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं जिसमें हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 4 लाख। हमें P&L दे रखा है 2 लाख। ओके, अब हमें कहते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं और वो प्रेफरेंस शेयर हम 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो देखो क्या होगा, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे और उस पर 50,000 रुपये प्रीमियम देंगे। वो प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ होगा? फ्री रिजर्व में से। हमारे पास फ्री रिजर्व कितने हैं? 6 लाख के। तो इसका मतलब हम 6 लाख के फ्री रिजर्व है, इसमें से पूरा प्रीमियम भी राइट ऑफ हो सकता है और पूरे अमाउंट का CRR भी बन सकता है, क्योंकि CRR भी फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ होता है, बनता है, और प्रीमियम भी फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ होता है। दोनों के लिए फ्री रिजर्व चाहिए। तो प्रीमियम इज 50,000 एंड 5 लाख रुपीज हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 550। तो वैसे हमारा काम दोनों का ही हो सकता है, मतलब हमें नए शेयर इशू करने की जरूरत है ही नहीं। 50,000 का प्रीमियम भी फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ हो जाएगा और 5 लाख का CRR भी फ्री रिजर्व में से बन जाएगा, राइट। अब हमें क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे रखा है कि ये जनरल रिजर्व है, ये है 2 लाख रुपए के, और P&L भी हमारे पास 2 लाख का है। 4 लाख रुपए के हमारे पास फ्री रिजर्व है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि आप नेसेसरी अमाउंट के शेयर्स इश्यू करो। क्या करो? नेसेसरी अमाउंट के शेयर्स इश्यू करो। मान लो ऐसा दे रखा है, तो नेसेसरी अमाउंट के शेयर्स इश्यू करो। हमें ये नहीं दे रखा कि नए शेयर कितने इशू, ऐसा दे रखा है नेसेसरी अमाउंट के नए इक्विटी शेयर इश्यू करो 10% प्रीमियम पर। मान लो ऐसा दिया हुआ, तो अब हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि कितने रुपए के नए शेयर इशू करने और कितना अमाउंट CRR में ट्रांसफर करना है, राइट। अब आप समझना, हमारे पास फ्री रिजर्व कितने? हमारे पास फ्री रिजर्व 4 लाख के। तो सबसे पहले तो हमें इसको यूज करना है प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। प्रीमियम कितना है? 50,000। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास फ्री रिजर्व कितने बचेंगे? 3,50,000। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए का CRR में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास फ्री रिजर्व नहीं है। हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5 लाख के। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, मतलब 5 लाख से कैपिटल कम हो रही है, मगर हम ज्यादा से ज्यादा CRR में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? 3,50,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे?
3,50,000 रुपीज तो CRR में ट्रांसफर करेंगे और 1,50,000 रुपीज के हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में नए शेयर कितने के इशू करेंगे, अगर ये नहीं दे रखा हो, केवल ये दे रखा हो नेसेसरी अमाउंट के नए इक्विटी शेयर इशू करो 10% प्रीमियम पर, तो फिर क्या हो जाएगा 3,50,000 तो CRR में ट्रांसफर होगा क्योंकि हम इतना ही CRR बना सकते हैं। 4 लाख के फ्री रिजर्व सबसे पहले तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ में काम आ गए, पीछे बचे 350 का हमने क्या बना दिया CRR बना दिया। तो 1,50,000 रुपीज के हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे और वो भी करेंगे 10% प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 165, 1,50,000 की तो कैपिटल होनी चाहिए, प्रीमियम उसके अलावा है, 10% प्रीमियम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 165 टू शेयर कैपिटल 1,50,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 और ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या सिचुएशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारा इक्विटी शेयर, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व हमारा ये, P&L हमारा ये, ठीक है। और हमें दे रखा है कि ये जो फ्री रिजर्व है इसमें हमें 1 लाख रुपए का बैलेंस रखना है, हमें 1 लाख रुपए का बैलेंस रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अभी फ्री रिजर्व कितने हैं 4 लाख के, 4 लाख में से हमें 50,000 को तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूज करना ही करना है। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 350 और 350 में से कह रहा है कि हमें 1 लाख रुपए का बैलेंस रखना है। इसका मतलब है हम CRR बनाने के लिए केवल और केवल 2,50,000 का ही यूज कर सकते हैं। हमारी कैपिटल कितने से कम हो रही है 5 लाख से, CRR ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है 2,50,000 का बन सकता है। इट मीन्स हमें 2,50,000 रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो नए शेयर का बहुत बार अमाउंट नहीं दिया होता है, तो हमें नए शेयर का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है और इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, राइट। अच्छा, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 4 लाख के नए शेयर इशू करने हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो 5 लाख से कैपिटल कम हो रही है, 4 लाख के नए शेयर इशू करने हैं, तो हमें CRR अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो कहीं कहीं पर हमें नए शेयर इशू कितने करने हैं उसके बारे में नहीं दे रखा है, तो आप पहले ये पता करो कि हम ज्यादा से ज्यादा CRR कितना बना सकते हैं। अगर हम जितना अमाउंट एक बार ये कैलकुलेट कर ले कि हम CRR इतना बना सकते हैं, तो हम फिर बैलेंसिंग फिगर ये पता कर लेंगे कि हमें कितने रुपए के नए शेयर्स इशू करने हैं। करेक्ट। तो फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो वो हम पॉइंट क्वेश्चन के साथ में फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंट्रीज आप लोगों ने समझ ली, आप लोगों ने नोट भी कर ली हमें कौन कौन सी एंट्री, और मैंने आपको सीरियल ऑर्डर भी बता दिया कि कैसे किस सीरियल ऑर्डर में आपको एंट्रीज करनी है। सबसे लास्ट में CRR में ट्रांसफर करना है, उससे पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, उससे पहले प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करना है, उससे पहले प्रेफरेंस होल्डर का पेमेंट ड्यू करना है, उससे पहले हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री, लोन लेने की एंट्री, नए शेयर इशू करने की एंट्री, और सबसे पहले अगर प्रेफरेंस होल्डर पार्टली पेड अप है तो हमें उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो सारी एंट्रीज स्टार्ट होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।